लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं, पीछे आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री 2024 आपके शहर आपके रिपोर्टर में। जी हां, प्रधानमंत्री बनाना है, आपके शहर में जाना है और आपकी खबर आपके शहर में जाकर आपके यहां मतदान क्या हुआ है वो भी बताना है। तभी तो आप समझेंगे कि प्रधानमंत्री 2024 का मतलब क्या है। तो अंदाज वही रहेगा, तेवर वही रहेगा, बस बैकग्राउंड बदला है। बाकी आपके सभी विस्तार न्यूज के साथ ही वही रहेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर, बड़ी खबर के साथ, जो कि दूसरे चरण को लेकर है। दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान थम गया है और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान हुआ है, जहां लाइन पर लगे हुए मतदाता वोट डाल सकेंगे, लेकिन यहां भी मतदान खत्म हो गया है। अपडेट बता रहे हैं आपको, 6 बज गया है और मतदान खत्म हो गया है। 6 सीटों पर मध्य प्रदेश की और 3 सीटों पर छत्तीसगढ़ की मतदान हुआ है। लाइन पर लगे हुए मतदाता अब वोट डाल सकेंगे और मतदान का जो ऑफिशियल टाइम है, यानी कि अब कोई नया व्यक्ति मतदान के लिए अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। जो भी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है उनके मुताबिक मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर, देश की 88 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान थम गया है, लेकिन लाइन पर लगे हुए मतदाता वोट डाल सकेंगे। और अगली खबर भी बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर अब तक 54.83% मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत को लेकर आपको तमाम आंकड़े बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर अब तक 54.83% मतदान हुआ है। वहीं टीकमगढ़ में 57.19%, दमोह में 53.66% वोटिंग हुई है। खजुराहो में 52.91%, सतना में 57.18% और रीवा में 45.02%। 5 बजे तक बहुत कम मत प्रतिशत है। क्यों है, कैसे हुआ, सब कुछ जानेंगे रिपोर्टर के पास जाकर। उसी सीट में होशंगाबाद में 63.44% मतदान हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर अब तक 72.13% वोटिंग हुई है। कांकेर में 73.50 और महासमुंद में 71.13%। राजनांदगांव में 71.87% मतदान हुआ है। तो तमाम जानकारी आपको बता रहा है विस्तार न्यूज। और मत प्रतिशत जो शाम 5 बजे तक है उसके तमाम आंकड़े जारी कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजनांदगांव का रुख करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मतदान हुआ है आज। सबसे हॉट सीट, सबसे चर्चित सीट है राजनांदगांव और वहां हमारे सहयोगी अनमोल पहुंच गए हैं। किसके पास एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे, एक्सक्लूसिव पर्सन से मिलाएंगे, शख्सियत से, यानी कि संतोष पांडे, जो कि आज मतदान के बाद अब थोड़ा रिलैक्स होंगे और रिलैक्स के बाद क्या उनके भाव हैं, क्या सब कुछ है। अनमोल हमारे सहयोगी, बात करें अनमोल। बिल्कुल नितेश, देखिए विस्तार न्यूज जो है मतदान खत्म होने के बाद सांसद संतोष पांडे के पास पहुंच गया है, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं राजनांदगांव से। और ये राजनांदगांव वही सीट है जो पूरे लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय बनी रही, हॉट सीट मानी जाती रही, क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री सामने है। अब हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं संतोष पांडे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर। जी, सबको नमस्कार। आपके न्यूज़ में मैं तो ये कहूँगा कि ये चैनल
आपके माध्यम से अपनी बातों को रखने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और कम समय में आम जनता में आपने पैठ बनाई। बिल्कुल, मतदान खत्म हो गया है, 6 बजे का वक्त था। आप आज क्षेत्रों में जो है भ्रमण भी किए हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स अभी तक आप देख पा रहे हैं? मेरा क्षेत्र अंतिम छोर है औंधी, वहाँ से लेकर के कवर्धा, चिल्फी, पंडरिया तक, और मैंने पूरा एक कोने से दूसरे कोने तक मैं प्रवास किया हूँ, बूथों में गया हूँ। मैं आपको बताऊँ, पूरा वातावरण मोदीमय है और माताओं ने, यानी महिलाओं की संख्या, युवाओं की संख्या, बुजुर्गों की संख्या, सब ने, आम मतदाता बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। और रुझान भी जो देखने में आ रहा है, मैं आपको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और जो मोदी जी की उपलब्धियां हैं उनके पक्ष में है। अच्छा सर, आज मैं जब कवरेज कर रहा था तो टेरेसरा मतदान केंद्र पे था, उस वक्त जो है वहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। इस दौरान जो है कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में जो है झपटे हुई और जो है कुछ महिलाओं को चोटें भी आई है उसमें, आपके कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा जो है साजिश रची है, मुझे मतदान केंद्र में घुसने नहीं दे रही है। इस तरीके की उन्होंने आरोप लगाए हैं। ये अब इनका आरोप का दौर अब चालू होगा। पहले तो भूपेश बघेल अपने ही कार्यकर्ताओं से झिड़क रहे से, झुंझला रहे थे, चिड़चिड़ा थे, अब वे लड़ने पे उतारू हुआ है। उसकी पूरी मंडली, मैंने देखा है उस वीडियो को कि उस महिला के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया। और ये सब प्रकार की अभद्र भाषा, अभद्रता इनके फितरत में है, इनके रक्त में है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ चरणदास महंत जी आए थे और नामांकन के समय में उन्होंने जिस प्रकार से क्या कहा, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि एक ऐसा लठैत चाहिए जो मोदी जी का सिर फोड़ सके। तो कुल मिलाकर के ये चाहते क्या है, और भूपेश बघेल जी हंस रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये उनकी ही बात छोड़िए, इनके जो कवासी लकमा है, इन्होंने भी क्या कहा कि मोदी जो ढोलन तार और कवासी लकमा जीतन तार, कवासी गोंडी में उन्होंने, यानी कवासी लकमा जो है वो जीत के जाएगा और नरेंद्र मोदी मरेगा, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा ये देश के लिए कलंक है, ये पनौती है, ये राहुल गांधी ने कहा था। अनमोल, जरा तो संतोष कुल जी से मिलाकर ये भी के पूछिएगा कि पिछली बार 1,11,000 मतों से जीते थे, इस बार क्या उनका दावा है? दुकान करने वाले ये इनके स्लोगन भर सुनते जाइए आप। ठीक है पंडित जी, पिछली बार जो है आप 1 लाख से ज्यादा अंतर के वोटों से जीते थे, इस बार क्या उम्मीदें हैं? पिछले समय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन चुके थे, इस प्रदेश में उनका राज था। एक विधानसभा राजनांदगांव माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ही विधायक थे और बाकी 7 में कांग्रेस रही। उसके बावजूद 1,11,000 वोट से और विजयी हासिल किए थे। इस समय मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे तो 3-3 विधायक हैं, क्षेत्र में स्थिति अच्छी है, हमारा बहुमत ठीक का है आंकड़ा अनमोल, बहुत अच्छा शुभकामनाएं दे दीजिए संतोष जी को और फिर विदा ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों पर। तो अनमोल हमारे सहयोगी संतोष पांडे जी से बातचीत कर रहे हैं और तमाम चुनाव के बाद अब चुनावी जो व्यस्तता थी संतोष पांडे की खत्म हो गई, लेकिन सबसे चर्चित सीट, सबसे हॉट सीट राजनांदगांव के गढ़ पर विस्तार न्यूज डटा रहा, अड़ा रहा और तमाम जानकारी आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाई। आगे चलेंगे, दिल्ली की बात करेंगे। चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है और चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है वो भी देख लीजिए, इस पर बात करेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की याचिका को खारिज कर दिया गया है। ईवीएम वीवीपैट मिलान की याचिका भी खारिज हो गई है, यानी कि वीवीपैट मशीन में जो पर्ची गिरती है उसे ईवीएम से मिलाया जाए, यह भी खारिज कर दिया गया है जो मांग की गई थी। एडीआर ने, इसके साथ ही मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने याचिका लगाई थी और कुछ अन्य पक्षकार थे। इन सभी की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया गया है।
बैलेट पेपर से चुनाव की मांग खारिज कर दी गई है, पर्चियों से मिलान की मांग खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आप मौजूदा व्यवस्था पर आंख बंद करके सवाल खड़े करने लगेंगे तो उससे संदेह पैदा होगा ही, जब तक आपके पास कोई ठोस आधार ना हो। इन सब पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे। अमृत जुड़ गए हैं, सीधा अमृत का रुख करेंगे। अमृत, एडीआर, प्रशांत भूषण, सब ने याचिकाएं लगाई, कुछ अन्य पक्षकारों ने, और आज दूसरे चरण के मतदान के दिन जो ये डिसीजन आया है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। क्या क्या कुछ हुआ सुनवाई में, क्या क्या इसके मायने हैं, जरा बताइए। नीतीश, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने जब यह फैसला दिया कि ईवीएम को लेकर के आप आंख बंद करके सवाल नहीं उठा सकते हैं, तो जाहिर तौर पे जो विपक्ष का एक नैरेटिव बनाने की जो एक बड़ी तैयारी रही है, काफ़ी अरसे से रही है, चुनाव दर चुनाव रही है, उस पे पानी फिरता नजर आया। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज चूंकि मतदान हो रहा था, उसी दौरान यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आपको बता दें कि इसको लेकर के चुनाव आयोग से भी सवाल पूछे जाते रहे हैं, चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं उनसे भी सवाल किए जाते रहे हैं। जब चुनाव की घोषणा हो रही थी, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और विस्तार न्यूज की तरफ से भी सवाल उठाया गया था कि वोटिंग मशीन को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के चुनाव आयोग क्या कर रहा है। तब चुनाव आयोग ने सामूहिक रूप से पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया था और कहा था कि देखिए, कमी जो है वो विपक्षी दलों के भीतर है, वो ठीक से काम नहीं करती हैं, जनता के बीच सही से कम्युनिकेट नहीं करती हैं और अपना ठीकरा ईवीएम पे फोड़ती हैं। इसको मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत लेकिन बहुत खूबसूरत बात कही आपने अमृत, और जो आपका क्वेश्चन था उसे खुद निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में लेकर इतनी बड़ी बात कही। आगे एक चीज और अमृत जानना चाहूंगा कि कई बार निर्वाचन आयोग ने चुनौती भी दी है कि आइए मशीन चेक करिए, क्या तर्क है, क्या फैक्ट है, हैकिंग की बात हो, सब कुछ बताइए। लेकिन ऐसे जब निर्वाचन आयोग अपील करता है तब कोई नहीं पहुंचता है। कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट में भी जो चीजें थी वो ध्वस्त हुई। तो क्या ये प्रोपोगेंडा बनाने की कोशिश थी, क्या कुछ देखते हैं आप? नीतीश, आप ये सुनिए कि जब कोई पार्टी का किसी नेता जब भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होता है तो पार्टियां सिर पैर एक कर लेती हैं और पूरी तरह से देखा जाए तो तामझाम के साथ प्रशासन से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को ठप करने में जुट जाती हैं, सड़कें जाम हो जाती हैं, लोग आत्मदाह की धमकी देने लगते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी लोकतंत्र पे जब खतरा होता है कि ईवीएम मशीन में ही खामी है, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, तो बहुत प्रचंडता जमीनी तौर पे अमृत रोकना चाहूंगा, आरोप क्या लगाए जाते हैं। तुरंत छत्तीसगढ़ से खबर आ गई है, फ्लैश कर दीजिए। भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है, ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ट्वीट किया है, सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि लोकसभा के मतदाता फोन करके शिकायत कर रहे हैं कि ईवीएम में बाकी प्रत्याशियों की फोटो बड़ी और स्पष्ट है, लेकिन मेरी फोटो छोटी और अपेक्षाकृत अस्पष्ट है। फोटो तो वैसी ही दी गई थी जैसी चुनाव आयोग ने मांगी थी। यह निष्पक्षता के ईसीआई को उन्होंने फिर टैग किया है, दावों की कलई खोलता है, षड्यंत्र पूर्वक किया गया कृत्य है, लेकिन इसके परिणाम नहीं बदलने वाला है। अमृत हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमृत, इस संदर्भ में तो भूपेश बघेल ने टिप्पणी नहीं की है, लेकिन निर्वाचन आयोग पर फिर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि फोटो छोटी कर दी है, अन्य प्रत्याशियों की फोटो बड़ी थी। देखिए, ये ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर के कोई ठोस आधार नहीं बनता है कि वो शिकायत करे, लेकिन हाँ, एक बतौर प्रत्याशी उनका ये अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी बातों को सामने रखें। लेकिन एक बात सामने रखना और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना दो भिन्न पहलू हैं। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आया है और विपक्षी दलों का एक नैरेटिव, जैसा कि हम बता रहे थे, खड़ी करने की कोशिश थी, वो ध्वस्त हुआ है, तो जाहिर तौर पे विपक्ष इसको अभी मानने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अभी अखिलेश यादव का भी बयान आया था, जिस तरह से अंदाज में उन्होंने ये बातें कही, वो साफ साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल अमृत, बहुत महत्वपूर्ण बात की है। 88 सीटों पर मतदान हुआ है और पूरे देश की जो मतदान की जो अपडेट है वो आपको देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और देश के दिल, राजधानी दिल्ली के बाद वक्त है उत्तर प्रदेश के दिल यानी कि लखनऊ चलने का, उत्तर प्रदेश चलने का। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ है। कौन कौन सी, जरा उन्हें सुन लीजिए। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग हुई है। 8 सीटों पर 91 कैंडिडेट मैदान में थे। 81 पुरुष, 10 महिलाएं कैंडिडेट थी। भाजपा के 4 सांसद भी चुनाव लड़ रहे थे। बड़ी खबर है, 4 सांसदों की प्रतिष्ठा भी
इस जो चुनाव में है दांव पर लगी हुई है। 1.67 करोड़ वोटर्स इन उम्मीदवारों की किस्मत तय करने के लिए आए हैं और 2019 में 8 में से 7 सीट भाजपा जीती थी, 1 सीट अमरोह बसपा ने जीती थी। तो क्या है इस बार बसपा? आदर्श हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। क्या बोलता है उत्तर प्रदेश आज के मतदान को लेकर? आदर्श। देखिए, बिल्कुल पश्चिमी यूपी का ये रण माना जाता है और पश्चिमी यूपी की जो सीटें हैं ये कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं। इसमें से कई ऐसी सीटें हैं जिसे वीवीआईपी सीट के तौर पर भी देखा जाता है, चाहे मथुरा की बात करें, मेरठ की इस बार बात करें, अमरोहा की बात करें, जहां से दानिश अली जो विवादों में कुछ दिन पहले रमेश बिदोड़ी के साथ थे, बड़ी चर्चा थी उनकी पूरे देश में, कैसे उन पर टिप्पणी हुई थी, बाकी तमाम चीज़ें थी, उनकी सीट हो या फिर दूसरी सीटों की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें जहाँ से महेश शर्मा जो हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो रण है, ये 8 सीटों का जो रण है बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें पूरी एड़ी चोटी का जोर जो मौजूदा पार्टी सत्ता में है उसने भी और साथ ही साथ विपक्ष ने भी लगाया हुआ है। कहा जाता है कि वेस्टर्न यूपी में भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से किसी जाति विशेष का एक पार्टी से नाराज होने को लेकर। अगर मैं खोले शब्दों में कहूं तो बीजेपी से किसी जाति विशेष की नाराजगी को लेकर भी यहां पर नैरेटिव सेट किया गया था विपक्ष की तरफ से। और कहीं ना कहीं इस बार के इस रण में ये तय होगा कि यह सच में जो नैरेटिव सेट किया गया था उसका कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। इसी को लेकर पूरी को जोर आजमाइश है और इसके साथ साथ जो यहाँ के परिणाम होंगे या यूँ कहें कि जैसा यहाँ पर रुझान पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जो वोटर्स हैं उनसे मिलेगा, उसके आधार पर वेस्टर्न यूपी से जब अवध क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे, पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ पर उसकी प्रचार की रणनीति भी तय होगी। जी जी बिल्कुल आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को देने के लिए। चलेंगे महासमुंद, जहां लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हुई। महासमुंद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी ने मतदान किया। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो जरा सुन लीजिए, फिर रिपोर्टर रोहित का रुख करेंगे और तमाम जानकारी जानेंगे मतदान को लेकर। के लिए दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। महासमुंद लोकसभा में भी मतदान जारी है और भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी हमारे साथ हैं, सीधा बातचीत करते हैं। मतदान करके आप अभी अभी बाहर निकली हैं, कितना उत्साह है लोगों में? लोगों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की आस्था है, भरोसा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पे लोगों को भरोसा है और सभी लोग उत्साह के साथ मतदान करने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और राष्ट्र के हित में सभी जनता मतदान करेंगे। आज अभी अभी घर से आप पूजा अर्चना करके निकली हैं, सासू माँ से आशीर्वाद लेके निकली हैं, जनता का कितना आशीर्वाद मिलेगा? जनता का पूरा आशीर्वाद जनता जनार्दन का है। विधानसभा में भी छत्तीसगढ़ में जनता को पूरा जनता का आशीर्वाद मिला था और इसी तरह लोकसभा में भी पूरी जनता का आशीर्वाद है। सभी साधु संतों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, अपने घर परिवार वालों का, सभी वरिष्ठ जनों का, पूरी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। और निश्चित रूप से जो उत्साह देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल भी है और हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पे भरोसा है, विश्वास है, मोदी की गारंटी पे भरोसा है। रूप कुमारी चौधरी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि उन्हें मोदी की गारंटी पर भरोसा है। इसी के साथ ताम्रध्वज साहू ने भी कहा कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया जाएगा। हमारे सहयोगी रोहित जुड़ गए हैं जिन्होंने पूरे दिन कड़ी धूप में महासमुंद सीट को निहारा। रोहित, जैसा कि देख पा रहा हूं 17,53,230 मतदाता हैं। कितना मतदान हुआ, कितना मतदाता निकला? बूथ पर जोर देने की बात की गई थी, कितना मतदाता बाहर है? बिल्कुल, देखिए नितेश, जो प्रत्याशी हैं उनका जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो चुका है और 4 जून को जब ईवीएम जो खुलेगा तब ये पता लग पाएगा कि आखिर प्रत्याशियों के भाग्य ने साथ दिया या फिर जनता ने। और ओवरऑल अगर मैं महासमुंद लोकसभा सीट को लेकर बात करूं तो महासमुंद लोकसभा सीट में 2019 की तुलना पर इस बार ज्यादा मतदान जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि शाम 5 बजे तक ही 72% मतदान जो है वो महासमुंद लोकसभा सीट में हो चुका था। और पिछले 2019 के अगर चुनावों को देखा जाए तो उसमें कुल 74% जो है वो मतदान की बात जो है वो निकलकर सामने आई थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्योंकि समय सीमा 6 बजे तक के था तो जो मतदान का औसत है वो इस बार ज्यादा दिखाई देगा और 75 के पार का जो लक्ष्य है वो दिखाई देगा। और बात अगर प्रत्याशियों की जाए तो रूप कुमारी चौधरी एक तरफ है जो भाजपा की ओर से हैं, दूसरी ओर ताम्रध्वज साहू हैं। कुल मिलाकर बहुत अच्छी खबर है, सुखद खबर है महासमुंद से। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जुड़ने के लिए। दूसरे चरण के लिए कांकेर लोकसभा में शुक्रवार 26 अप्रैल को
7 बजे से वोटिंग हुई। यहां कांग्रेस के बीरेश ठाकुर और बीजेपी के प्रत्याशी भोजराज नाग के बीच महामुकाबला रहा। वोट प्रतिशत और तमाम चीजों के लिए सहयोगी संजय का रुख करेंगे और जानेंगे कि तमाम जानकारी क्या है। संजय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और नक्सल घटनाओं को लेकर संवेदनशील इलाका है, कहां मतदान को लेकर भी खबरें आई हैं कि कई जगहों पर मतदान नहीं हुआ, दहशत फैलाने की नक्सलियों ने कोशिश की थी। संजय, पहले मतदान कितना हुआ, कैसा रहा, पिछली बार की अपेक्षा संतोषजनक रहा, इसकी जानकारी दे दीजिए। फिर कहां कहां नक्सलियों ने धमकियां दी थी, थ्रेट्स दी थी, उसका क्या इंपैक्ट हुआ, जरा वो भी बता दीजिएगा। नितेश, पिछले बार लगभग 74.27% वोटिंग हुई थी। इस बार फिलहाल जो शुरुआती आंकड़े हैं उसमें ही 73% की वोटिंग दर्ज की गई है, लेकिन अब जब सारी टीम वापस आ जाएगी इसके बाद ये आंकड़ा और बढ़ेगा। हालांकि इस बार जो सबसे बड़ी जो मुठभेड़ यहाँ हुई थी, 29 नक्सली से मारे गए थे, मैं लगातार उन इलाकों में था। वहाँ के 9 पोलिंग बूथ को शिफ्ट किया गया था। कांकेर जिले में कुल 20 पोलिंग बूथ शिफ्ट किए गए थे। 9 पोलिंग बूथ पर मैंने नज़र रखी थी। इन इलाकों में नक्सलियों का खौफ साफ तौर पे नज़र आया। वोटर्स वोट देने पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँचे और ये स्थिति सुबह 7 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक बनी रही, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग का समय तय किया गया था। लेकिन राहत की बात यह है कि इस दौरान किसी भी तरह की नक्सल घटना दर्ज नहीं की गई है। कोंडागांव जिले में कुल 11 पोलिंग बूथ को शिफ्ट किया गया था। कांकेर जिले में कुल 20 पोलिंग बूथ को शिफ्ट किया गया था। 9 पोलिंग बूथ इतने अति संवेदनशील थे कि वहां हेलीकॉप्टर की मदद से पोलिंग पार्टी को पहुंचाना पड़ा था। वो सारी पोलिंग पार्टी फिलहाल वापस आ चुकी है और सभी सुरक्षित हैं। तो ये एक राहत की बात है। लेकिन हाँ, पोलिंग इस बार नहीं हो पाई संवेदनशील क्षेत्रों में, उन इलाकों में जिन पोलिंग बूथ को शिफ्ट किया गया था। तो यहाँ जो 9 पोलिंग बूथ जिन्हें मैं कवर करा था अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के, वहाँ मैंने देखा कि 1500 वोटर्स थे, लेकिन बमुश्किल 15 से 20 वोटर ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने पोलिंग बूथ तक पहुँचे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे कांकेर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जो तस्वीरें हमें मिल रही थी उसमें मतदाता उत्साहित नजर आए। सुबह 6 बजे से महिलाओं की क्या बात थी संजय, महिलाएं किस संख्या में निकली, क्योंकि महिला वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है कांकेर में और महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना जैसी योजनाएं भी आई, तो क्या इनका इम्पैक्ट दिखा? पोलिंग बूथ्स पर भारी संख्या में महिलाएं दिखी। लगभग 16.5 लाख वोटर्स हैं इस क्षेत्र में। 8 लाख पुरुष हैं और 8.5 लाख महिलाएं हैं। तो यकीनन महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है अपना सांसद चुनने में। और यहाँ वोटिंग के दौरान भी महिलाएं बड़ी संख्या में नज़र आती रही। पुरुषों से कहीं लंबी कतार जो है वो महिलाओं की नज़र आ रही थी। तो यकीनन इस क्षेत्र में महिलाओं में खासा उत्साह था इस पूरे चुनाव को लेकर। 36 लाख महिला मतदाता हैं। अब देखना होगा कि किसका साथ देती हैं ये महतारियां, क्योंकि महतारियों के लिए लाई गई है महतारी वंदन योजना और कांग्रेस ला रही है न्याय की गारंटी। संजय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश का वक्त है मध्य प्रदेश चलने का। और मध्य प्रदेश में कहां? विंध्य, रीवा सबसे पहले चलेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में रीवा सीट के लिए वोटिंग हुई। रीवा जिले के भौखरी कला गांव में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। क्यों लगाए, कैसे लगाए और फिर कैसे कुछ हुआ, कैसे समझाया गया, ये भी जानेंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला यहीं से आते हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी है और उनके गढ़ में, राजेंद्र शुक्ला के गढ़ में मतदान था। तो क्या कुछ इंपैक्ट हुआ, कितनी संख्या में मतदाता निकला, ये भी जानेंगे। मेरा तो यही संदेश है जनता को कि सब लोग अपना आशीर्वाद मुझे दें और अच्छा प्यार भी मिला है जनता का इन 1 महीने में जब भी मैं प्रचार में गई हूँ। अब जनता का आशीर्वाद है, आगे देखिए अब क्या होता है। अब मतदान को लेकर मेरी यही अपील है कि सब लोग वोट जरूर करें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, वोट करना चाहिए। और एक आशीर्वाद के रूप में भी सब बड़े बुजुर्ग लोग हम लोग को आशीर्वाद दें, मेरा तो यही निवेदन है सबसे। और सीधा विवेक का रुख करेंगे। आप सुन रहे थे नीलम अभय मिश्रा को, जो कि जनार्दन मिश्रा के विरुद्ध चुनाव लड़ रही हैं और हमारे सहयोगी विवेक तिवारी जुड़ गए हैं। विवेक, काफी चिंताजनक वोटिंग परसेंटेज आया है 5 बजे तक, क्यों हुआ ऐसा? कितना मतदान हुआ, क्या संभावना है? 6 बजे तक डोर लॉक हो गए हैं, कितनी संख्या में लोग अभी खड़े हुए मतदान के लिए?
नितेश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह जिस तरह लाइन देखी गई, मतदाताओं की कतार देखी गई, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ना शुरू हुई वो कतार धीरे धीरे कम होने लगी, लोगों की संख्या भी कम होने लगी पोलिंग बूथों पर। और अब जब 6 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है, पीछे आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ पर ही मौजूद हैं, गेट बंद हो चुका है, कोई भी मतदाता यहाँ अब अंदर नहीं है। पूरी तरह से मतदाता सब मतदान करके बाहर निकल चुके हैं। और जो वोटिंग परसेंटेज की आपने बात की, जिस वोटिंग परसेंटेज को लेकर प्रशासन लगातार चिंतित रहा कि वोटिंग परसेंटेज किस तरह बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी तमाम कवायदें करने के बाद भी वो स्तर का वोटिंग परसेंटेज नहीं हो पाया जो प्रशासन को उम्मीद थी। प्रशासन ये चाह रहा था कि लगातार लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों के यहाँ जाकर जिस तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पीले चावल देकर उनको न्योता दे रही थी कि वो मतदान केंद्र पर 60% विवेक मतदान हुआ था पिछली बार, 60% मतदान हुआ था। 5 बजे तक के आंकड़ों में गौर करें तो 40-42% के समथिंग मतदान हुआ। अगर 1 घंटे का आंकड़ा आता है या फाइनल आता है तो 55 तक भी ये पहुंचने की संभावना लगाई जाए विवेक। बिल्कुल 50 से 55 तक की उम्मीद यहाँ प्रशासन भी लगा रहा है कि 6 बजे का आंकड़ा जब आएगा तो 50 से 55% वोटिंग परसेंटेज रीवा में हो सकता है। लेकिन फिर भी यह एक चिंताजनक है क्योंकि 2019 पे जैसा आपने बताया कि 60% मतदान रहा है, लेकिन उससे कम होता हुआ दिख रहा है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। और ये एक चिंताजनक तस्वीर कही जा सकती है। और जिस तरह की तस्वीरें पूरे प्रदेश से आ रही हैं तो रीवा में मतदान प्रतिशत सबसे कम सामने आ रहा है। एक चीज और विवेक की, मतदान कम हुआ है जबकि दोनों ही पार्टियों ने इस बार बूथ पर ध्यान देने की स्ट्रेटजी बनाई थी, रणनीति बनाई थी। पन्ना प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाए थे, उसके बाद भी इम्पैक्ट ना होना कहीं ना कहीं क्या अंदेशा देता है? क्या ऐसी प्रमुख ठोस वजह है? क्या से केवल गर्मी को माना जाए या कुछ और भी चीजें हैं, या इसे बदलाव की ना लहर माना जाए कि ऐसा ही कुछ माहौल है वहां पर? नहीं नितेश, मैं प्रमुख तौर पे जो यहाँ पे जो लोगों से निकल के कारण सामने आ रहे हैं कि प्रमुख तौर तो गर्मी एक प्रमुख वजह थी, जिसके कारण जिस तरह धूप बढ़ी तो 11 बजे के बाद मतदान केंद्रों पर खाली होने लगे, लोगों का आना जाना भी कम हो गया। और दूसरा प्रमुख कारण लग्न का सीजन है, शादियों का सीजन है, लोग शादियों में व्यस्त होने के कारण भी मतदान केंद्र पर नहीं पहुँच पाए क्योंकि अलग अलग जगह वो शादियों में शामिल होने के लिए गए हैं। और एक प्रमुख कारण ये भी कहा जा सकता है, प्रमुख कारण यही कहा जा सकता है। और उम्मीद हम तो कामना करेंगे कि मतदान यहां ज्यादा से ज्यादा हो और मतदान कहीं भी ज्यादा से ज्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। आगे चलेंगे, रीवा से लगी हुई सीट है सतना संसदीय सीट पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चला। सतना और मैहर जिले के 1950 मतदान केंद्रों में कुल 17,07,000 मतदाता रहे। कांग्रेस भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला है। 4 बार सांसद रहे गणेश सिंह चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस से सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा प्रत्याशी हैं। रोचक है लड़ाई क्योंकि सिद्धार्थ कुशवाहा ने अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में गणेश सिंह को हराया है। बसपा ने 4 बार मैहर के विधायक रह चुके नारायण त्रिपाठी को मैदान में उतारा है, जो कि मैहर से हार चुके हैं विधानसभा चुनाव। 7 विधानसभाएं हैं यहाँ, चित्रकूट, रेगांव, सतना, नागौद, मैहर, अमरपाटन, रामपुर। और जो क्रिटिकल मतदान केंद्र थे वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं थी उन्हें किया गया था। 84 बूथ वल्लेबल चिन्हित किए गए हैं और तमाम चीजें जो चाक चौबंद सुविधाएं रही और मतदान को लेकर जो जानकारी है वो लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सतना में 57% मतदान हुआ है। और अगर एक बार जरा सुन लीजिए सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू ने क्या कहा था मतदान के बाद, वो जरा सुन लीजिए। जिस तरीके से पिछले 6 चुनाव लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती और विकास के नाम पे सतना के लोगों को ठगा गया, चाहे वो यहाँ का नौजवान हो, किसान हो या महिला हो, तमाम हर स्तर पे इनके साथ ठगी हुई। छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी हैं, छोटे छोटे हमारे जो कारोबारी हैं, उनके साथ भी पूरे ज़िले में, पूरे क्षेत्र में बड़ा दुर्व्यवहार समय समय पर होता है। उसको रोकने के लिए, उसको इन परिस्थितियों को बदलने के लिए जनता चुनाव लड़ रही है। ये जीत मेरी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है और 100% जीत के लिए हम आसे। सतना के बाद सीधा चलेंगे दमोह, जहां दमोह लोकसभा सीट के लिए गुरुवार 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। मतदान के लिए सुबह से ही लोग लाइन में लग गए और लगातार लोग वोट करने पहुंच रहे हैं और पहुंचे 6 बजे तक शटर लॉक कर दिया गया है। लेकिन जो तमाम जो कतार में लगे लोग हैं वो वोट डाल रहे हैं और
यहां पर क्या है, जो प्रत्याशी हैं राहुल सिंह लोधी बीजेपी से हैं और तरवर सिंह लोधी कांग्रेस से हैं। इनके बीच महामुकाबला है। क्या कुछ उन्होंने कहा था मतदान के बाद, जरा वो सुन लीजिए, फिर अपने सहयोगी का रुख करेंगे। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और भारत में स्वस्थ राजनीति के लिए और भारत के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हम सबको वोट करना चाहिए। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आज अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि मतदान से ही सब चीज़ें तय होती हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि अधिक से अधिक आज हम मतदान करें। पहले तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव लड़ रहा हूँ। सभी के आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा कांग्रेस का प्रत्याशी को लोकसभा से बनाया। इस बार जनता का रुख कांग्रेस की तरफ है और जनता कांग्रेस के लिए वोट कर रही है। तो राहुल सिंह लोधी और तरवर सिंह लोधी की अपील कितनी काम आई, कितना मतदान हुआ, ये सब बताने के लिए परसराम लोधी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परसराम साहू, माफ कीजिएगा। परसराम, काफी मेहनत की आपने, पूरा दिन यहाँ पर आपने तमाम जानकारियां जुटाई। कितना मतदान हुआ पिछले चुनाव के कंपैरेटिवली, कितनी बढ़ोतरी हुई है इस साल मतदान में? बता दें कि दमोह लोकसभा का चुनाव काफी रोचक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रत्याशी जो है चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के वर्ष 2018 में राहुल लोधी जो है कांग्रेस के टिकट पे जो है विधानसभा का चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2020 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है और वो भाजपा में चले जाते हैं। दमोह विधानसभा सीट से वो उपचुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव हार जाते हैं। परंतु अगर अभी अपन मतदान की बात करें तो अभी जो 5 बजे तक के हमारे 5 आंकड़े आए, वो 53% जो है अभी मतदान दमोह लोकसभा में हुआ। उसके पहले हम बता दें कि वर्ष 2019 में ठीक, परस क्या सोचकर मतदाता निकले, मतदाताओं ने क्या सोचकर वोट किया? आपने पूरा दिन कड़ी मेहनत की है, लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ आपने महसूस किया? जी नितेश जी, हम आपको बता दें कि हमने मतदाताओं से भी बात की। मतदाताओं का एक ही बात पे कहना है कि हम विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, जो है रोजगार के नाम पे वोट दे रहे हैं, परंतु जो है ये तमाम मुद्दे रहते हैं, मगर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है तो वो सभी मुद्दे गायब हो जाते हैं। यानी कि मोदी फैक्टर हावी है और मतदान फीसदी में उतना उछाल नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। तो इसके भी तरह तरह के जो चुनावी विश्लेषक है अलग अलग विश्लेषण निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परसराम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खैर 4 तारीख को ही स्पष्ट होगा कि इन सब मतदान के आंकड़ों के क्या मायने हैं, लेकिन आगे चलने का वक्त है और बुंदेलखंड अंचल की टीकमगढ़ सीट चलने का वक्त है, जहां शाम 5 बजे तक 57.19% मतदान हुआ है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सुबह 7 बजे से ही यहां मतदान शुरू हो गया था और खासा उत्साह देखा गया है और 7 प्रत्याशी यहां से मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला किसके बीच है? भाजपा के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और कांग्रेस के पंकज अहिरवार के बीच। तो अब आगे चलेंगे खजुराहो की तरफ, जहां खजुराहो लोकसभा सीट के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला। और अब जो अंदर लोग हैं वही मत डाल रहे हैं, जो शटर के अंदर आ गए हैं कई जगहों पर। और जहां पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है वहां पर अब मतदान दल रवाना हो रहा है, जहां जो रूम है स्ट्रांग रूम, वहां पर ईवीएम लेकर जा रहा है। लोकसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक कुल 52.91% मतदान हुआ था। चंद्रा में सबसे कम, और कहां क्या कितना हुआ ये सब कुछ हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर बताएंगे। खजुराहो लोकसभा सीट पर वीडी शर्मा और इंडिया गठबंधन के समर्थक यानी कि समर्थन में जो आरबी प्रजापति हैं, इनके बीच मेन मुकाबला माना जा रहा है और बीएसपी से कमलेश पटेल है। श्याम जी सुबह से डटे रहे, तमाम बूथों पर ये गए, इन्होंने बातचीत की। श्याम जी, क्या कुछ आपने देखा मतदान को लेकर, क्या कुछ आपने महसूस किया? उसके बाद अगर आंकड़ों से भी तुलना की जाए तो क्या आंकड़े बोलते हैं? देखिए, अभी हालांकि 1 घंटे का इसमें इजाफा होना है। जो हम प्रतिशत बता रहे हैं उसमें आधे % या 1% का 1.5% का कई बार इजाफा होता है, तो ये परसेंटेज थोड़ा सा सुधार पे आएगा। लेकिन जब तक हम खजुराहो की बात करें तो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबला देखने की वजह से ही वीडी शर्मा लगातार यहाँ पर मोर्चा संभाले रहे, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कोशिश की कि मतदाताओं के बीच ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए।
इसके साथ साथ में हम ये भी बता देंगे कि 2 जगह ऐसी थी जहां पर जो है एक तरह का विरोध हुआ, जो एक उसमें से खजुराहो था जहां पर जो है अफसरों का विरोध किया गया लोगों द्वारा, और फिर बाद में प्रशासन ने मोर्चा संभाला, उनको शांत किया। इसी तरह से एक और जगह थी जहां पर ग्रामीणों ने जो है हाथ खड़े कर दिए कि हम मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि बिजली की समस्या है और भी कई बुनियादी समस्याएं हैं। तो वहां भी प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा और उनके बीच जाकर समझाइश दी, तब दोबारा 4 बजे जो है मतदान शुरू हुआ। तो इस तरह मिलीजुली तस्वीर है। हालांकि जो आम मतदाता उत्साहित होकर मतदान में हिस्सा लेता रहा, कहीं ना कहीं मौसम की मार, हालांकि चुनाव आयोग ये कहता रहा है कि मौसम बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन हमको ये समझ में आया जब हम इस क्षेत्र में हैं, मौसम भी बड़ा फैक्टर है। लोगों को घर से निकलने में बाधा पैदा करता रहा मौसम, हमको ऐसा लगा। तो जो सुबह का जो समय था, ठंडा जो समय था, उस समय अच्छा मतदान हुआ। फिर शाम के समय जो अच्छा मतदान हुआ, दोपहर में कुछ ही लोग निकले, जो इसी वजह से कहीं ना कहीं हमको परसेंटेज में फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। नितेश। बिल्कुल श्याम जी, और ज़रूर आगे चलकर ऐसे इंतजामात किए जाएंगे गर्मी को लेकर जिससे कि मतदाता मतदान केंद्रों में आए और मत करे। श्याम जी, इस खबर के लिए शुक्रिया कर देता हूं, लेकिन अगली खबर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपका ओपिनियन चाहेंगे। शाम 5 बजे तक 63.44% आम मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए 5 बजे तक के आंकड़ों में यही हुआ है। होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी और कांग्रेस के संजय शर्मा के बीच महामुकाबला था। दर्शन सिंह ने अपने गृहग्राम में वोट डाला और उन्होंने दावा किया कि इस बार 29 की 29 सीट जीतेंगे। वहीं संजय शर्मा ने बूथ 43 पर वोट डाला। उन्होंने कहा कि देश के विकास, रोजगार, किसानों के लिए एमएसपी का कानून बन सके, इसलिए वोट जरूर डालें। दर्शन सिंह, संजय शर्मा ने क्या अपील की थी जिसके कारण इतना वोट हुआ, जरा वो भी देखना दिलचस्प होगा, देख लीजिए, फिर हम श्याम जी का रुख करेंगे। हमारे यहाँ इतिहास रचा गया था और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार भी हमारा इतिहास यहाँ से बढ़ेगा और निश्चित तौर पे जनता जनार्दन का आशीर्वाद सभी वर्गों, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, गरीब हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, नवमतदाता हो, सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय मोदी जी के साथ है। हमारा संकल्प पत्र हमारे लिए गीता के समान है और हम उसको पूरा करते हुए इस लोकसभा क्षेत्र को देश की अव्वल नंबर की लोकसभा बनाने का प्रयास। नरसिंहपुर होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। अभी अभी वो वोट डाल के आए हैं पोलिंग बूथ से, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, आपने अभी वोट डाला है? मैं वोट डाल के आया हूँ। सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, वोट डालने जाएं। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। आपकी वोट से नई सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनाए। आपको नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसान को समर्थन मूल्य का उपज का दाम मिलेगा, फसल का नुकसान होगा 30 दिन के अंदर 100% नुकसान मिलेगा, माताओं बहनों को 1 लाख रुपए साल मिलेगा, किसानों का कर्जा माफ होगा। बहुत सी सुविधाएं जो अभी वंचित है किसान के लिए, वो सुविधाएं दी जाएंगी। श्याम जी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्याम जी, 75% मतदान पिछली बार हुआ था, लेकिन 5 बजे के आंकड़ों को देखकर संतोष यह इसी सीट को देखकर किया जा सकता है कि चलो ना कुछ से कुछ तो बेहतर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना कुछ से कुछ तो बेहतर है। लेकिन हम जब यहाँ चप्पे चप्पे पर घूमे, लोगों के बीच गए, तो हमको ये समझ में आया कि लोग उत्साहित हैं। लोग उत्साहित हैं 2 कारणों से। एक तो जो है बुनियादी समस्याएं अब उनको परेशान नहीं करती, मतलब उनका निराकरण हो गया है अब, लेकिन वो चाहते हैं कि इससे आगे का जो है वो सिस्टम ठीक होना चाहिए। वो विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, यहाँ पर उद्योग होना चाहिए ताकि जो है यहाँ के जो युवा पढ़ के निकले वो यहीं पर काम करें, उनको बाहर जाने की नौबत ना आए। इसके अलावा अच्छे शैक्षणिक संस्थानों की बात करते हैं। उच्च शिक्षा में काफ़ी कुछ यहाँ काम हुआ है, लेकिन CM राइज के प्रोजेक्ट लगभग यहाँ अधूरे हैं, तो वो हमने जाना। इसके अलावा हमने एक चीज़ और यहाँ पर देखी कि लोग स्वमोटो, जिनको कहना चाहिए स्वतः स्फूर्त जो है मतदान के लिए निकले। उनके लिए यहाँ मौसम ने बहुत बड़ा कारण जो है बनने की कोशिश नहीं की। वो मौसम को जो एक तरह से चुनौती नहीं मानते और लगातार यहाँ मतदान जो है करते रहे लोग। हम अलग अलग बूथों पे गए, हम इटारसी गए, वहाँ भी वही तस्वीर थी। हम नर्मदापुरम में थे, वहाँ भी वही तस्वीर थी। हम ग्रामीण क्षेत्र में थे, वहाँ भी वही तस्वीर थी। तो यहाँ पर लोग, माफी चाहूंगा, बड़े माफी के साथ रोक रहा हूँ, शादी की बात बार बार आ रही है, कई प्रत्याशी भी कह चुके हैं। क्या वाकई शादी इतना बड़ा कारण थी कि 10-10% वोटिंग परसेंटेज को प्रभाव डाला है, इम्पैक्ट डाला है?
देखिए, ये बात हम पूरी तरह से नहीं मानते कि सच है। हमने भी जो है पूरे क्षेत्र को देखा, इतने लगन सरा जिसको कहना चाहिए, इतने लगन यहाँ नहीं थे जिसको मानना चाहिए कि इतना प्रभावित किए। लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों ने जो है कहीं ना कहीं खुद को रोका, इसलिए जो ये वोटिंग परसेंटेज घटा पिछली बार की तुलना में, जो आप कह रहे थे कि जो, तो ये बड़े कारण। हालांकि अभी मैं फिर कह रहा हूं कि अभी जो है थोड़ा सा सुधार और आएगा वोटिंग परसेंटेज में और फाइनल स्थिति हमको समझ में आएगी। लेकिन ये तय है कि दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण में भी वोटिंग परसेंटेज पिछड़ा है। और जो शादी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, शादी नहीं है कारण, इसलिए जिनकी शादी है वो आराम से शादी करें। और श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए। तो आपका शहर आपके रिपोर्टर, हमने आज आपको प्रधानमंत्री 2024 के थीम में बताया और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। विस्तार न्यूज को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और धनाधन शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।